Today I'm going to talk about a student called रोहन। एक छोटी सी कहानी है रोहन की, जो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र है। अब 10वीं कक्षा के बाद कोई भी छात्र जब 11वीं कक्षा में जाना होता है, तब उसे एक इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं स्टेप लेनी होती है, दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रीम सिलेक्शन। तो ये स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए रोहन के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं। वैसे देखने जाओ तो रोहन के पास 3 ऑप्शन है। एक है साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम। अब साइंस स्ट्रीम के बारे में वो सोच रहा है, उसे लग रहा है कि साइंस स्ट्रीम में एक अच्छा करियर मिलेगा, आगे जाकर उसकी इनकम भी बहुत अच्छी हो सकती है। और साइंस स्ट्रीम कहीं ना कहीं पर उसे लगता है कि एक प्रेस्टिजियस स्ट्रीम है। दूसरी तरफ उसके कई सारे दोस्त उसे कॉमर्स स्ट्रीम लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को ये लगता है, उसके जो दोस्त है उनको लगता है कि कॉमर्स स्ट्रीम लेने से आप एक बिजनेस में जा सकते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, इसलिए वो कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो खुद अपने आप को आर्ट्स का स्टूडेंट के रूप में देखता है। उसे साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी से जैसे सब्जेक्ट उसे उसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके दिमाग में कई सारे सवाल हैं स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर। वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि सही में कौन सी स्ट्रीम उसे चूज करनी चाहिए, स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है, स्ट्रीम सिलेक्शन का इम्पैक्ट उसके करियर पर क्या हो सकता है। ये सभी सवाल रोहन के दिमाग में चल रहे हैं। वास्तविक रूप में देखने जाए तो हाल ही में 10th की एग्जाम हुई है, सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड की एग्जाम्स हुई है। कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल चल रहे हैं, कई सारे पेरेंट्स के दिमाग में भी स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर कई सारे सवाल हैं। तो अगर देखने जाए तो हमारे इर्द गिर्द कई सारे रोहन हैं। तो ये सभी रोहन जो भी है, जिनको स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन में, उनके लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है डॉक्टर आशुतोष पाठक, जो श्री और श्रीमती पीके कोटावाला आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और आज हम उनसे ये सीखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रीम सिलेक्शन होता क्या है और ये स्ट्रीम सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसका कोई प्रभाव हमारे करियर पर है या नहीं, और अगर है तो किस तरह से वो हमारे करियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है या करता है। और संवाद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कई सारे छात्र, पालक और शिक्षक, यानी स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स, ये सभी के लिए बनाया हुआ ये प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर उनके माइंड में जितने भी सवाल है, उन सभी सवालों का, उनके दिमाग में जितने भी सवाल है, उन सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर पाठक, आपका खूब खूब स्वागत है। और हम यहीं से हम शुरू करते हैं। आज हमारा पहला सवाल जो आपके लिए है कि ये स्ट्रीम सिलेक्शन होता क्या है और इसका क्या महत्व है। फॉर दिस संवाद, आपने मुझे इस संवाद में शामिल किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और साथ में मकरंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सोचा कि डॉक्टर पाठक फ्रॉम नॉर्थ गुजरात पाटन कैन हेल्प सम टू सॉल्व सम क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जी हाँ, ये बात बहुत ही सही है कि व्हाट इज स्ट्रीम सिलेक्शन। और मैं एजुकेशन और हायर एजुकेशन की अगर बात करूँ तो पिछले 22 साल से इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। जब स्ट्रीम सिलेक्शन की हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रीम सिलेक्शन कब होता है, यानी कि जब हम कभी पढ़ाई के लिए जाते हैं तब स्ट्रीम सिलेक्शन की बात होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि पढ़ाई क्यों, व्हाई डू वी लर्न, व्हाई डू वी स्टडी। सो द फर्स्ट थिंग इज किसी भी पढ़ाई का, और शायद एक गुजराती के बहुत महान कवि है शायद मेघाणी जी ही थे, उन्होंने गुजराती में कहा था कि जे भणतर रोटलो ना रड़ी आपे ते शु कामनु, यानी कि द एजुकेशन, द एकेडमिक्स which cannot which is not in the position to provide you bread and butter, then it is worthless.
तो स्ट्रीम सिलेक्शन की सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कौन सी स्ट्रीम में पढ़ेंगे। सबसे पहले मकरंद जी ने जैसे बताया कि यू हैव 3 ऑप्शंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो ये चीज है कैरियर मेकिंग, राइट। कैरियर स्टूडियो में बैठा है तो वी विल टॉक अबाउट कैरियर मेकिंग। लेकिन कैरियर मेकिंग में मेरे बहुत सारे सेशंस रहे हैं कि जिसमें कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर प्लानिंग एंड कैरियर गाइडेंस। कैरियर इज टू बी गाइडेड, लेटर ऑन इट इज टू बी प्लान्ड, और प्लानिंग करने के बाद उसे मैनेज करना भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज के पोजीशन में ये चीज नहीं है कि यू हैव वेरी फ्यू ऑप्शंस ऑफ द कैरियर, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर द कैरियर। क्योंकि कैरियर प्लानिंग ये कभी कभी दिक्कत पेरेंट्स को होती है, उसके पीछे की वजह ये है कि इतने सारे कैरियर ऑप्शंस है कि किधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। सो दैट इज द बिग क्वेश्चन। आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, और अभी के पोजीशन में देखिए देन फाइन आर्ट्स इज देयर। उसके बाद 10th के बाद तुरंत यू हैव डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज, सो प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर देयर। तो जब कैरियर मैनेजमेंट के लिए जाते हैं या स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए जाते हैं, सो द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विच स्ट्रीम इज टू बी सिलेक्टेड। अब सिलेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, और उसके लिए यू हैव टू गो फॉर कैरियर काउंसलिंग, और कैरियर के बारे में किसी एक्सपर्ट से राय लेना बहुत ही जरूरी है। अब आप एक्सपर्ट किसे मानेंगे, क्योंकि सी देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ और जिस परिप्रेक्ष्य में मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे किसी भी बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो वो ग्रेजुएशन की बात करेंगे, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे, उसके बाद एजुकेशन दैट इज टू से बीएड, बाद में टेट टाट वगैरह करके टीचर बनने की ही बात आएगी। लेकिन अगर आप ये पट्टा नॉर्थ गुजरात का छोड़ के अगर आप सूरत की ओर जाते हो, अंकलेश्वर की, जहाँ पे जीआईडीसीज है, इवन ओवर हियर इन नॉर्थ गुजरात इन अवर मेहसाना वी हैव ओएनजीसी, वी हैव दूध सागर डेयरी, तो यहाँ पे भी टेक्निकल कोर्सेज जिन्होंने किए हैं, ऐसे मतलब आईटीआई किया हो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हो, इन सभी को अच्छे अच्छे कैरियर ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में सबसे पहली बात है द एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो बच्चा विद्यार्थी तालीमार्थी है उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका रुझान किस तरह का है। अगर समझो कि बच्चा इंट्रोवर्ट है, पेरेंट्स से उनको पता चलता है कि मेरा बेटा तो बहुत शाय है, ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा ये नहीं करता। अगर ज्यादा बोलता नहीं, लोगों से ज्यादा बातचीत करना उसे पसंद नहीं, शाय प्रकृति का है, तो उसे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले किसी भी डोमेन में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें डालेंगे तो शाय प्रकृति का होने की वजह से वो जल्दी बात नहीं करेगा, तो फिर सक्सेस ऑफ द जॉब नहीं होगी। सो ये स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए हमें ये जानना है कि जो भी पढ़ाई करने जा रहा है वो कैसा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। स्ट्रीम सिलेक्शन में भी एक चीज काफी ध्यान में रखनी है कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, ये चीजें ध्यान में नहीं रखनी। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या अच्छा है, वो ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। स्ट्रीम सिलेक्शन में जो चीजें अच्छी लगती है, बहुत बार ये भी होता है कि जो चीजें अच्छी लगती है तो इन द मार्केट ऑल दोज थिंग्स मे नॉट बी इवन एम्प्लॉयबल। तो अब क्या करें, तो हमारा रुझान मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी, द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, ये सब चीजें ध्यान में रख के यू हैव टू गो अहेड फॉर योर स्ट्रीम सिलेक्शन। मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि माता पिता चाहते थे, पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बच्चा साइंस ही करे, साइंस ही करना चाहिए, क्यों नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे मेरे साथ में और मेरे सीनियर दोस्त लोग भी ऐसे हैं कि जिनके माता पिता ने साइंस की जो जिद पकड़ी और बेटे को साइंस ही करवाया, तो उसकी वजह से बहुत ही उम्र के बहुत लंबे अरसे तक ही वॉज नॉट एम्प्लॉयड। उन्हीं के साथ और एक हमारा दोस्त था जो पढ़ रहा था, तो साइंस में उसे पता चल गया 10th साइंस के मार्क्स से कि यहाँ क्या होगा। साइंस छोड़ के उन्होंने तुरंत आर्ट्स किया, बीए विथ इंग्लिश, एमए विथ इंग्लिश, ये सब कर दिया ड्यूरिंग दिस दोस टाइम, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 97-98, 1998 की बात है।
तब अंग्रेजी विषय में प्राध्यापकों की बहुत किल्लत थी। जनाब ने एमए विथ इंग्लिश 59% से पास किया। 4 कॉलेजेस के मैनेजमेंट उनके दरवाजे पे खड़े थे कि जनाब आप हमारे यहाँ जॉब करना आइए। दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। ऑन द सेम द फेलो एंड हिज फैमिली मेंबर्स वेरी क्विकली रिकॉग्नाइज्ड द टाइम कि भी बेटा साइंस में नहीं कुछ कर पाएगा क्योंकि 10वीं के मार्क्स बता रहे ही इज नॉट एबल टू कैरी आउट द थिंग। सो अब क्या होगा? तो देखा कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी है कि जिसमें इंग्लिश के प्राध्यापक नहीं है। अब क्या करें? गुड, चलो ये अपॉर्चुनिटी इज बेटर। एमए विथ इंग्लिश करवा दिया। उसके बाद इन 2001, 2009, 10 आगे जाते जाते एमए दैट इज टू से पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद पीएचडी, नेट, सेट वगैरह क्वालिफिकेशंस प्राध्यापक बनने के लिए लगी। तो ये चीजें होती है और उसमें आप ये सिलेक्ट ऐसे कर सकते हैं। और मेरा मतलब बहुत सारी जगह पे ये कहना भी कि जिन्होंने एमए विथ इंग्लिश फर्स्ट क्लास किया है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकते हैं, आर्ट्स कॉलेज में, साइंस कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कॉलेज में और नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल में, हर एक जगह पे किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन ये सब आता ही है। तो ये आपको सोचना चाहिए। उसके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि क्या क्या करें, बिकॉज जॉब स्ट्रीम एंड व्हाट यू नीड इज सस्टेनेबल जॉब। स्ट्रीम सिलेक्शन में हमने सोचा कि चलिए भाई इसी कर लेते, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बराबर सस्टेनेबल जॉब होना चाहिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक उदाहरण देता हूँ। इन 2001 और 2000 साल से 2002 तक एक गैजेट आया था, दैट वाज पेजर। और पेजर मतलब उस जमाने में लोग लगा के घूमते थे और उस पर मैसेजेस आते थे और उसके मुताबिक घर पे जवाब देते थे। विद इन 2 और 3 इयर्स पेजर मार्केट में से गायब हो गए। अगर आपने पेजर रिलेटेड जॉब डेवलप किया होता तो 2 ही साल में वो जॉब खत्म हो गया। इन 96-97 एसटीडी, पीसीओ, फैक्स, फोटोकॉपियर, जनरली लोग कहते हैं कि जेरोक्स की दुकान, लेकिन जेरोक्स इज अ नेम ऑफ अ कंपनी, दैट्स अ ब्रांडिंग, ब्रांड नेम। तो फोटोकॉपियर की काफी दुकानें थी, आज वो भी नहीं है। सो आने वाले वक्त में आपको ये सब फिजिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज ये देख के स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। यस मकरंद जी। लेकिन आशुतोष जी, एक सवाल ये भी आता है कि स्ट्रीम सिलेक्शन करे तो कैसे करें, और स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए हमें किसकी एडवाइस लेनी चाहिए, या स्ट्रीम सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है? क्योंकि कई सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि आने वाले समय में इंडस्ट्री में क्या बदलाव होगा, आने वाले समय में किस तरह की जॉब्स अवेलेबल होगी, या कौन सी जॉब जो अभी है वो आने वाले समय में फेज आउट होगी, या ऐसे कौन से करियर है जो आने वाले समय में, जिसके बारे में अभी तक हमने सोचा भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो नए करियर भी प्रस्तापित हो सकते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। समझ में नहीं आता है कि स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें हमारे टीचर्स या प्रोफेसर से बात करनी चाहिए, क्या हमें इंडस्ट्री के लोगों से बात करनी चाहिए, क्या हमें गूगल पर चेक करना चाहिए, दोस्तों से बात करनी चाहिए, रिलेटिव से, क्या किससे बात करें जो हमें साइंटिफिकली स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए गाइड कर सके? इसके लिए व्हाट यू नीड, योर टीचर्स, योर प्रोफेसर्स, ऑफ कोर्स दे आर एक्सपर्ट, बट एक वक्त आने के बाद बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स ऐसे हैं कि वो एक सरहद में बंध जाते हैं। अगर ये टीचर्स, ये प्रोफेसर्स कंटिन्यूअसली इफ दे आर कीपिंग देमसेल्व्स अपग्रेडेड तो उनसे आपको अच्छी हिदायतें मिलेगी, अच्छी एडवाइजेस मिलेगी। लेकिन जो कैरियर गाइडेंस और स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए आपको जाना है तो अब व्हाट आई फील इज, जैसे आपका कैरियर स्टूडियो है तो एट द मैक्सिमम आई थिंक कि जो प्रोफेशनल कैरियर गाइडेंस के जो भी एजेंसीज है उनके साथ आपको कनेक्ट करना है और उनके साथ रहकर उनकी एडवाइजेस लेनी है। आपने कहा गूगल, यहाँ पे बात ये आती है कि गूगल गुरु, गूगल को भी अभी बहुत सारे लोगों ने गुरु बना दिया है, लेकिन चीज ये है गूगल गुरु इज देयर, लेकिन गूगल
और ये सभी सर्च इंजिन्स कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं। यानी कि आप देखिए, आपका यूट्यूब अभी मतलब जो अपने ये एपिसोड्स देख रहे हैं, वो लोग देखेंगे कि यूट्यूब पे, गूगल पे वो जो सर्च करेंगे, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम जब आप गूगल पे जो जो सर्च किया है आपकी गूगल आईडी से, और उसके बाद में जब यूट्यूब पे आप कोई भी प्रकार का न्यूज या तो कोई फिल्मी सॉन्ग्स या तो कोई शॉर्ट्स, कोई रील्स आप देखते हैं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट उसी के मुताबिक मिलेगी। जैसे कि अगर छोटे बच्चे यूट्यूब पे कांस्टेंट, छोटे बच्चे भी छोड़ दीजिए, आप अपनी गूगल आईडी से यूट्यूब पे कांस्टेंट कार्टून नेटवर्क देखते रहिए, so in that what you will find, YouTube will reflect the advertisement of Bonvita, YouTube will reflect some advertises of other cartoon networks। तो ये उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अगर गूगल पे आप स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए सर्च करोगे, तो आपकी जो जो सोच है, मतलब हमें ये लगता है कि ये जस्ट एक छोटा सा डिवाइस है, ये डिवाइस नहीं है, दिस इज व्हाट वी कैन से मिरेक्युलस डिवाइस। आप जो जो करते हो उसे सब सिंक्रोनाइज करके किसी ना किसी सर्वर पे सेंड किया जाता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर डेटा। व्हाट इज दिस? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग ऑफ योर इनर साइकोलॉजी, कि ये इंसान ये सर्च करता है, ये इंसान ये फूड सर्च करता है, तो वो सब डेटा सेट करके डेटा एनालिसिस, डेटा कंपैरिजन, डेटा कॉन्ट्रास्टिंग, ये सब करके आपका पूरा एक चित्र ये इन्होंने बनाया है। तो अगर गूगल पे आप स्ट्रीम कॉन्शियसनेस मतलब स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए जाओगे, तो आपका जो है उसके मुताबिक इसमें कुछ ना कुछ आपको दिखा जाएगा। बहुत बार तो ऐसा होगा जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं, वैसी भी चीजें आपके सामने आएगी। सो गूगल या उसका मतलब हियर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल मैकेनिकल इंटेलिजेंस की गाइडेंस लेकर यू कांट वर्क, you have to go through the experienced professionals who are working in the field of academics। सी पहले मकरन जी हुआ करता था, स्कूलों में लिखा जाता था ऑन द वॉल, शाला हमारी तीर्थ भूमि ज्ञान गंगा ज्या वहे, ज्ञान गंगा ज्या वहे। Nowadays those things are past। शाला हमारी तीर्थ भूमि, ओके इट इज, वी अग्री, बराबर। लेकिन यहाँ पे अब इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑल द सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज, ऑल दीज हैव बिकम नॉलेज सेलिंग सेंटर्स, ज्ञान विक्रय केंद्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर अच्छा ज्ञान, सस्टेनेबल नॉलेज देगा, वही इंडस्ट्री में चल पाएगा। आज पूरे गुजरात में पारुल यूनिवर्सिटी का बहुत नाम चल रहा है, रीजन कि दे आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग देमसेल्व्स। तो ये चीज ये है कि यू हैव टू स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए आपको प्रोफेशनल के लिए जाना है, जो आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट डिजाइन करेंगे, वो आपका टेस्ट लेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट आपको क्या चीज अच्छी रहेगी वो आपको दिखाएंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो आप प्रोफेशनल के पास अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाओगे, तो आपको लगेगा अरे सही बात है, मुझे तो ये सब चीजें पसंद है, और ऐसी अगर जॉब मुझे मिले तो क्या बात है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए यू विल हैव टू गो टू योर प्रोफेशनल एडवाइजर्स। एंड एट प्रेजेंट जो चीज है ना, लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस, मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट द जॉब टुडे, आज ये जॉब नहीं है। इन 1998 one of my professors, Mr. Rajan Joseph Barrett, who is working as a professor in MS University Baroda, 1998 में वो मुझे बोलते थे कि आशुतोष, all these jobs are going to be closed down, all these centers are going to be closed down, यानी कि कॉलेजेस बंद होगी। मुझे आश्चर्य लगता था उस जमाने में। इन द कोर्स ऑफ टाइम इट हैपेंड, कॉलेजेस बंद हुई नहीं हुई उससे हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस बहुत सारी खुल गई, और वहां पे गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं है, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, अच्छा कमाएंगी तो अच्छा आपको देगी। सो ये चीज आपको देखनी है कि हमें कहाँ जाना है। तो प्रोफेशनल एडवाइस जो आपको अच्छे से देता है, आपको उससे बात करनी है। इन द कोर्स ऑफ टाइम
सी आप आगे बढ़ेंगे, मतलब ये स्ट्रीम सिलेक्शन और अभी ये जो कैरियर स्टूडियो के जरिए हमारी ये बात हो रही, यू गो टू यूजीसी, यू विल फाइंड स्वयं प्लेटफॉर्म, राइट। इतने सारे ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म, स्वयं पे आप एनरोल कीजिए, क्रेडिट अर्न कीजिए, इन द कोर्स ऑफ टाइम यूजीसी की तरफ से आपको डिग्री मिलेगी। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में आपको ये देखना है कि कोई अच्छा प्रोफेशनल एडवाइजर आपको मिले जो आपका रुझान, आपकी बातें समझे, जाने और फिर आपको एडवाइस करे। यस, यानी यानी इन ऑल अगर हम देखने जाए तो यू आर सजेस्टिंग people that you take help of professional advisor who can help you in your stream selection process step by step. एब्सोल्युटली। राइट, सो अगर हम इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो और एक मार्केट में कंफ्यूजन है कि स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट करवाना चाहिए। साइकोमेट्रिक में भी कई सारे असेसमेंट्स उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ ब्रेनोग्राफी जैसे भी न्यू एज असेसमेंट प्रोसेसेस या टूल्स अवेलेबल हैं। तो सही में स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए किस तरह का असेसमेंट एडवाइजेबल रहेगा? ये जो मैंने ऑलरेडी एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जो बोला, दैट विल कवर ऑल दोस थिंग्स। साइकोमेट्रिक भी आ जाएगा, ब्रेनोग्राफी जो आपके वो भी आ जाएगा। अगर आप मतलब इंडस्ट्री में से कोई अच्छा एकेडमिशियन है, ऑन द सेम द इंडस्ट्री कनेक्टेड विथ द ओपन मार्केट, राइट। मतलब साइकोलॉजी के प्राध्यापक है तो वो आपको साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी करेंगे और ब्रेनोग्राफी का भी करेंगे। उसके साथ साथ मतलब जो भी यू विल हैव टू कंसल्ट सेवरल डॉक्टर्स आल्सो, वो भी आपका मतलब क्वेश्चन आंसर के जरिए आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो खुद समझेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसमें ये सभी बातें आ जाएगी, साइकोमेट्रिक भी आ जाएगा, ब्रेनोग्राफी भी आ जाएगी, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल गो अहेड। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कि कैरियर स्टूडियो है तो आप मतलब अपने वहाँ ऐसे प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, प्रोफेसर और आइदर डॉक्टर्स, साइकियाट्री डॉक्टर्स, ऐसे कुछ कुछ लोगों को ऑन द सेम सम ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री के कुछ लोग और सम ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम द एकेडमी, ऐसे मिला के एक पूरा बोर्ड बना है। दे विल बी एबल टू गाइड द स्टूडेंट्स हाउ टू गो फर्दर। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में ये सब आ जाएगा। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें से ये भी निकल कर आती है कि अगर स्ट्रीम सिलेक्शन इतना ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो उसका यानी होता क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, उनको इसकी जिसको कहते हैं इम्पैक्ट कितना होगा, यानी स्ट्रीम सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है और उसका करियर के साथ क्या संबंध है, उसका करियर के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा, ये कभी कभी जानने में उनको वो असमर्थ भी होते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हो कि स्ट्रीम सिलेक्शन का सही में करियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? पहले जो भी पेरेंट्स थे, that was a stereotype mode, 10 plus 2 plus 3 plus PG plus B.Ed निपट गया। At present you have to fabricate, you have to what we can say carve your career। अब आपके कैरियर की कार्विंग करनी जरूरी है। पहले पेरेंट्स मतलब पहले कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं थी। एट प्रेजेंट वी हैव प्लेंटी ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज। फाइबर ऑप्टिक्स आ रहा है, अभी आ ही गया है, राइट। मतलब 4G 5G और ये सब लेते लेते नेट बेस्ड बहुत सारी चीजें हो रही। मैं मतलब मेरे बहुत सारे ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि जॉब आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब, आज जॉब लगती है वो सारी जॉब्स हवा हो जाएगी, उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी। सो फॉर दैट ये पेरेंट्स है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आज के पेरेंट्स अगर मैं बात करूं तो एट द मैक्सिमम सी वी द नेशन इंडिया एग्रीकल्चर नेशन है, तो ज्यादातर माता पिता कृषि के साथ संलग्न है, कृषि संलग्न है। तो बहुत सारों को ऐसा है कि पता नहीं कि वेयर द मार्केट इज गोइंग। मैं आपको हमारे एरिया में बताऊं कि हमारे वहाँ डिस्सा जो है वहाँ पोटेटोज काफी प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में बनते हैं।
लेकिन आज वहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंड टेक्निकल बेस्ड फार्मिंग हो रहा है। तो वो देखते देखते टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, कंप्यूटर इन फार्मिंग, या कंप्यूटर बेस्ड फार्मिंग कैसे हो सकता है? फार्मिंग तो पुलॉक से होता था कि मतलब हम बैलों को खेत में जोतेंगे और वो खेड़ होगी और मतलब ये सब होगा। लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड हो, ये एक रॉड आता है, उसे जमीन में डालते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी, व्हाट आर द न्यूट्रिशन वैल्यूज, सॉइल कार्ड बन जाता है, राइट? तो मतलब फॉर्मरली पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। यानी कि आज से 2001 तक शायद बनासकांठा के बहुत से और फार्मर्स को ये पता नहीं था कि एक रॉड डालेंगे और तुरंत सॉइल कार्ड, सॉइल हेल्थ हमें पता चल जाएगी और उस सॉइल में हमें क्या क्या डालना है वो पता चल जाएगा। सो आज चेंज है। तो ये सारी चीजें मतलब स्टूडेंट एग्रीकल्चर में भी ऐसे जा सकता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो एन टोटली इनोवेटिव प्लेस। सो पहले पेरेंट्स को ये था कि स्ट्रीम अवेयरनेस, चलिए मतलब पढ़ना है तो पढ़ लेते, स्ट्रीम अवेयरनेस डज नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन द कैरियर, पहले ऐसे लगता था। मैंने मतलब व्हेन आई वाज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी में मेरा आना जाना बहुत रहता है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सॉरी क्लार्क ऐसे है कि जो पढ़े कुछ और थे और अभी फाइलों में नोटेशन कुछ और कर रहे हैं। मतलब थ्रू आउट द होल ग्रेजुएशन वो लोग हाउ टू मेक द फाइल्स और फाइलिंग प्रोसेस पढ़े भी नहीं, लेकिन वो करना पड़ रहा है। तो चीज ये है कि ये जो स्ट्रीम सिलेक्शन है वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेस ऑफ द कैरियर उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है ही। तभी आज इतने सारे मतलब आज हम जो ये चर्चा कर रहे हैं वो उसी के ही इम्पैक्ट है कि लोग कहीं पे आज सोच रहे हैं कि स्ट्रीम सिलेक्शन का कैरियर पे कहीं ना कहीं असर होगा ही। मैंने जो बोला कि आपको बहुत सारी चीजें सोचनी है कि आने वाले, अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो आने वाले वक्त में ये जॉब अवेलेबल होगी। मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग का अभी का एक वेरी फ्रेश एग्जांपल देता हूँ। मकान बनते हैं, दुकान बनती है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, राइट? मतलब वहां पे काम कौन करता है? मेसन। मैं आपको अगर समझो कि पूछता हूँ मकरन जी कि अगर 2000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग बनाना है तो उसमें तकरीबन कितने लोग शायद काम करेंगे? मैसोन और मतलब कारपेंटर, ये फैब्रिकेशन वाला, ये सब ले ले तो कितने लोग काम करेंगे तकरीबन? वैसे अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी अगर 2000 स्क्वायर फीट का कोई मकान बनाना है तो कम से कम 8 से 10 प्रोफाइल के लोग उसके ऊपर काम करते हैं। तो अभी आप YouTube में जाइएगा इस लेक्चर के बाद एंड जस्ट टाइप 3D पोस्ट ऑफिस इन बेंगलुरु। सिर्फ 5 इंसान, LNT का ये प्रोजेक्ट है, सिर्फ 5 इंसान रोबोट पे नजर रखे हुए हैं और वो रोबोट दीवारें बना रहा है, विंडोज बना रहा है और दरवाजे भी रोबोट से ही पूरा प्रोग्रामिंग हुआ है और सीमेंटिंग, ये ईंटें बिछाना, ये सब काम रोबोट कर रहा है। यानी कि क्या हुआ, जो कड़िया काम करते थे मैसन्स का काम खत्म हो गया उस 2000 स्क्वायर फुट के कंस्ट्रक्शन में। इन द कोर्स ऑफ टाइम ये सब चीजें होने वाली है। तो जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर के अंदर 2 चीजें उभर कर आती है। एक, आपका करियर मींस आपके पास एम्प्लॉयबल करियर होना चाहिए और दूसरा आप खुद एम्प्लॉयबल होने चाहिए उस पर्टिकुलर करियर के लिए। यानी एम्प्लॉयबिलिटी इन करियर एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ अ पर्सन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस जगह पर यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्शन का कितना महत्व आ जाता है? See, employability of a person and employable career. So for all these, see, for many times I have been telling कि बहुत सारे बच्चे BA विथ गुजराती करते हैं, BA विथ हिंदी करते हैं, राइट? सो कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर इंडस्ट्री में आप जाओगे, जैसे अभी मैंने नाम दिया कि LNT, तो हमारे नॉर्थ गुजरात में और पश्चिमी गुजरात में बहुत सारी जगह और दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि LNT की
पाइपलाइन बिछाने का काम होता है। तो वहां पे जो काम करना होता है, तो वहां पे इंजीनियर्स भी होते हैं एंड लेबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका काम है वो स्पेशली, जब मैंने कहा कि बीए विथ हिंदी किया हुआ इंसान जाकर बोलेगा कि मैं मुंशी प्रेमचंद, महाश्वेता देवी शर्मा, इन सभी के उपन्यास ग्रंथ सब मुंह जबानी आपको समझा सकता हूँ, तो क्या उस प्रोजेक्ट में उसे जॉब मिलेगी? और अगर इंसान ये बोलता है कि मैं यहाँ से जो आप पाइपलाइन बिछा रहे हो, ये पाइपलाइन अगर मैं जो बोलूंगा उस तरीके से बिछाओगे तो आपको 2 किलोमीटर की कम पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, वैसा मेरे पास पूरा विजन है, तो जॉब किसे मिलेगी? इस विजनरी को, बिकॉज ही हैज टेक्निकल इनपुट, राइट? तो ये चीज, और स्ट्रीम सिलेक्शन और इन सभी में सी चीज है योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड विजन। एक मैं आपको वाक्य सुनाता हूँ कि एक जगह पे 2 इंजीनियर खड़े थे और एक बहुत बड़ा ऊंचा सा लैंप पोस्ट था। इंजीनियर्स ये देख रहे थे, तो वहां से गांव का एक इंसान जा रहा था, पूछा कि क्या देख रहे हो और चेहरे पे इतनी उलझन क्यों है? तो बोले कि हमें इस लैंप की ऊंचाई नापनी है और हमारे पास कोई ऐसी क्रेन वगैरह है नहीं कि हम कैसे नापे। तो गांव वाले ने बोला कि कोई बात नहीं, ये नीचे जो नट बोल से धीरे धीरे उसे खोल दो और पोल को नीचे करके सुला दो, फिर नाप लो। ये करके लंबाई मतलब जो थी ऊंचाई वो दे दी। ये दोनों ही इंजीनियर से एक दूसरे के सामने देख रहे हैं और हंस रहे हैं। क्यों? कैसा गांव का गवार है, हमें ऊंचाई नापनी थी, इसने लंबाई नपवा के दे दी, राइट? तो ये आपके पास ये विजन होना चाहिए कि ये क्या है। दैट इज इन गुजराती बण्या पण गण्या नहीं, राइट? तो ये भी एक एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो जो एम्प्लॉयबल कैरियर की बात ये है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, ये जब हम स्ट्रीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट, लाइनक्स वगैरह प्लेंटी ऑफ ये आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, बहुत सारे, मतलब जो भी आप मतलब देख लो सुन लो। तो आज के ज़माने में जब प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो श्योर ये आपका जो मतलब ब्राइट एकेडमिक कैरियर वो तो देखेंगे ही, इट इज़ ओके, वो देखेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको एक केस देंगे और अगर आप वो सॉल्व कर पाते हो तभी आपको जॉब मिलेगी। यानी कि ये क्या है कि आर यू एम्प्लॉयबल और नॉट। आज आपको टीचर की जॉब में लेने के लिए टेट, टाट, आपको प्राध्यापक की जॉब में लेने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, बाद में मेडिकल के लिए भी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, इतने सारे टेस्ट आ गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता है कि आपने कैसे पास आउट किया है। कहीं पे आपके माता पिता की इन्फ्लुएंस हो सकता है, कहीं पे आपके पास माइक्रो जॉयरोक्स का सदुपयोग करने की स्किल हो सकती है। तो ये सब एम्प्लॉय, मतलब जो आपको जॉब देने वाला है वो एम्प्लॉयर जानता है कि ये कैसे जॉब ली होगी, इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यूज, ये सब होते हैं। सो एम्प्लॉयबिलिटी लार्जली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रीम सिलेक्शन। तो नेचुरल है कि इसी पे आधारित आर यू एम्प्लॉयबल और नॉट। इन मेनी ऑफ द केसेस आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि द सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग unemployable educated youth. So where are we going to wish? कहाँ जाना है? हम क्या वही बनना चाहते हैं कि हम एजुकेटेड है बट वी आर नॉट एम्प्लॉयबल? आपकी जो भी प्रोफाइल है, प्रोफाइल हाथ में लेकर क्या ये जो भी एम्प्लॉयर ये बोलेगा सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। सो ये स्ट्रीम कॉन्शियसनेस और स्ट्रीम सिलेक्शन इज मच मोर नेसेसरी। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रीम सिलेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस पड़ाव पर आपको मंथन की जरूरत रहेगी, बहुत सारा मंथन चाहिए आपको। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम इज अ जेनरिक बाय नेचर, बट इफ यू रियली वांट टू मेक इट मोर पर्सनलाइज्ड एंड गोल ओरिएंटेड या गोल बेस्ड फॉर यू, then you certainly have to opt
a path which can help you to take the right decision when it comes to the stream selection. तो स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल है. आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट कर सकते हो, आप ब्रेनोग्राफी की मदद ले सकते हो, और इस काम में आपको जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनके पास इसकी काबिलियत है, जो एक्सपर्ट है, उनकी आप एडवाइस लेकर जो ये स्ट्रीम सिलेक्शन दिखने में, सोचने में बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन वो जिंदगी भर आपके करियर और आपके लाइफ के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आशुतोष पाठक जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे ऑन दिस डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.